राजा का घमंड एक गरीब सी लड़की ने कैसे तोड़ डाली, जानिए ये कहानी से। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पुरानी कथाओं में कहा गया है कि अगर कथा या सीख बीच में छोड़ दी जाए तो वह पाप की श्रेणी में आती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक पूरा सुनें। और अगर आप सनातनी हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। विंध्य पर्वत की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था सोनपुर। गांव के बाहर फैले खुले खेतों में एक सुबह एक युवती मिट्टी में गोबर के उपले थाप रही थी। उस युवती का नाम था शीला। काम करते करते वह मुंह में इलायची चबा रही थी और धीमी सी लोकधुन भी गुनगुना रही थी। उसके चेहरे पर मेहनत की थकान नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की एक अलग ही चमक थी। उसी कच्चे रास्ते से उस दिन राज्य का युवराज राजेश देव अपने घोड़े पर सवार होकर निकला। वह अपने स्वभाव में तेज, घमंडी और शरारती माना जाता था। जैसे ही उसकी नजर उपले थापती उस सुंदर युवती पर पड़ी, उसके होंठों पर एक चालाक सी मुस्कान फैल गई। उसने घोड़े की लगाम खींची, पास आकर बोला, अरे इलायची चबाने वाली खेतों की रानी, जरा ये तो बता, इस गांव का नाम क्या है? शीला ने बिना घबराए उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, और तुम घोड़े पर इतराने वाले साहब, नाम जानने से पहले अपनी अकड़ उतारना सीखो। गांव का नाम है सोनपुर। उसकी निर्भीकता और तीखे शब्द सुनकर युवराज का चेहरा तमतमा उठा। उसे पहली बार किसी साधारण गांव की लड़की ने इस तरह पलटकर जवाब दिया था। घमंड से भरे स्वर में वह बोला, आज तुमने मेरी शान को चुनौती दी है। याद रखना युवराज। राजेश देव ने घमंड से कहा, कल तुम्हारी किस्मत मेरी कहानी बनेगी। मैं तुमसे विवाह करूंगा और चौथे फेरे में तुम्हें बीच राह में छोड़ दूंगा। ना तुम पूरी दुल्हन बन सकोगी और ना ही कुंवारी रहोगी। इतना कहकर वह मुड़ने लगा, लेकिन शीला उसे यूं जाने देने वालों में से नहीं थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, और सुन राजमहल के राजकुमार, अगर तेरे ही बेटे से तेरे घमंड की धूल ना चटवाई और तुझे सबके सामने लज्जित ना करवाया तो समझना कि मैं खेतों में पली साधारण बेटी नहीं हूं। उसके शब्द तीर की तरह राजेश देव के हृदय में चुभ गए। वो बिना कुछ कहे घोड़े को ऐड लगाकर वहां से लौट गया। राजमहल पहुंचते ही युवराज का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। उसने भोजन करना छोड़ दिया, चेहरे से हंसी गायब हो गई और वो अक्सर अकेले में खोया रहता। महाराज गोपाल देव और महारानी सुशीला बेटे की यह दशा देखकर चिंतित हो उठे। एक दिन महारानी ने कहा, स्वामी, नया खून है, शायद कोई बात है जो वह हमसे नहीं कह पा रहा। राजा ने कुछ सोचकर कहा, तो फिर उसके सबसे करीबी मित्र को बुलवाओ, शायद उसी के सामने उसका मन खुल जाए। अगले ही दिन युवराज के घनिष्ठ मित्र प्रवीण को बुलाया गया। जब वह राजेश देव के पास पहुंचा और प्रेम से हालचाल पूछा तो युवराज का सब्र टूट गया। उसने खेतों में काम करने वाली उस लड़की से हुई पूरी घटना सुना दी और यह भी बताया कि उसने कैसी चुनौती दी थी। अंत में भारी स्वर में बोला, मैं उसे चौथे फेरे में छोड़ने की धमकी दे आया हूं। अब यह चुनौती कैसे पूरी होगी? अपने मित्र की उदासी भरी बातें सुनकर प्रवीण हंस पड़ा। उसने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे राजेश, इतनी सी बात पर तू राजकुमार होकर उपवास पर बैठ गया। चिंता छोड़, प्रवीण ने आत्मविश्वास से कहा, इसका हल मैं खुद निकालता हूं। युवराज राजेश देव ने संदेह से पूछा, पर मेरे पिता इस झमेले में क्यों पड़ेंगे? प्रवीण मुस्कुराया, बस मुझ पर भरोसा रख। इतना कहकर वह सीधे महाराज गोपाल देव के दरबार में जा पहुंचा। उसने पूरी सच्चाई बताए बिना आधी बात रखी। महाराज, उसने हाथ जोड़कर कहा, युवराज का मन पास के गांव की एक जमींदार की बेटी पर आ गया है। उसी उलझन में वह भोजन तक नहीं कर पा रहा। यह सुनते ही राजा हंस पड़ा। तो बस यही बात थी, कल ही रिश्ता भिजवा देते हैं।
अगले ये दिन राजपुरोहित को आदेश मिला कि वह गांव सोनपुर जाकर जमींदार लालाराम के घर युवराज के विवाह का प्रस्ताव रखें। जब यह प्रस्ताव लालाराम के घर पहुंचा तो पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। कहां राजमहल का युवराज और कहां हम साधारण खेतीहर लोग। लालाराम का मन आशंकाओं से भर उठा। उसका दिल इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन राजा के आदेश को ठुकराने का साहस भी उसमें नहीं था। आखिरकार भारी मन से उसने हाँ कर दी। जब यह समाचार उसकी बेटी शीला तक पहुंचा तो वह चुप रह गई। उसने पिता से कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे याद थी राजेश देव की आंखों में भरा घमंड और उसके शब्दों में छिपी हुई वह भयानक धमकी। नियत दिन पर राजमहल से बारात सोनपुर पहुंच गई। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच विवाह की सारी रस्में शुरू हुई। पंडित ने मंत्र पढ़ने आरंभ किए और शीला को मंडप में बुलाया गया। 3 फेरे शांति से पूरे हो गए। जैसे ही चौथे फेरे की बारी आने वाली थी, अचानक युवराज राजेश देव धरती पर गिर पड़ा। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। प्रवीण और उसके अन्य साथी पहले से तैयार थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में शोर मचा दिया, युवराज को दौरा पड़ा है, जल्दी पालकी लाओ। हड़बड़ी में राजेश देव को पालकी में लिटाया गया और पूरी बारात उसे लेकर तुरंत वापस लौट गई। पल भर में सजा हुआ मंडप सूना रह गया, लेकिन इस पूरे हंगामे में किसी की नजर शीला पर नहीं पड़ी। उसने चुपचाप युवराज की कमर से लटकती हुई कटार निकाल ली थी। जैसे ही बारात गांव से बाहर निकली, शीला ने वही कटार अपने सामने रखी और पंडित से शांत स्वर में कहा, पंडित जी, फेरे पूरे करवाइए। और इस तरह उसने अकेले ही विवाह की रस्म पूरी कर ली। समय बीतता गया, लेकिन राजमहल से कोई उसे लेने नहीं आया। लालाराम के पास भी इतना साहस नहीं था कि वह राजा के दरबार में जाकर अपनी बेटी के साथ हुए इस अपमान की फरियाद कर सके। गांव में सब कुछ पहले जैसा दिखता था, लेकिन शीला भीतर ही भीतर टूटती जा रही थी। वह दिन प्रतिदिन और चुप होती गई। उसके मन में बस एक ही बात आग की तरह जलती रहती, मैंने अपना वचन निभा दिया, अब मेरी बारी है। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरा मन बहुत अशांत है। यदि आप अनुमति दें तो मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूं। शायद वहां मुझे शांति मिल जाए। लालाराम ने सोचा कि यात्रा से उसकी बेटी का दुख कम हो सकता है। उसने बिना किसी संदेह के अनुमति दे दी और रास्ते के खर्च के लिए पर्याप्त धन भी दे दिया। और इसी तरह शीला अपने घर से निकल पड़ी। लेकिन यह यात्रा तीर्थ के लिए नहीं थी, यह बदले की राह थी। शीला का इरादा कभी तीर्थ जाने का था ही नहीं। उसका असली लक्ष्य था राजेश देव से बदला लेना। अपनी बनाई हुई योजना के अनुसार वह उसी राजधानी राजपुरा जा पहुंची जहां महाराज गोपाल देव का राज चलता था। पिता से मिले धन से उसने नगर की बाहरी बस्ती में एक सादा लेकिन साफ सुथरा घर ले लिया। अब वह खेतों में पली शीला नहीं थी, बल्कि खुद को प्रमीला नाम की एक साधारण ग्वालिन बताने लगी। सिर पर हल्का सा घूंघट, चेहरे पर मासूमियत और चाल में सहज सरलता। उसने अपने रूप और व्यवहार को इस तरह ढाल लिया था कि कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। उसने बढ़िया नस्ल की कुछ गायें खरीदी। रोज उन्हें हरा चारा ही नहीं, बल्कि किशमिश, बादाम और तरह तरह के सूखे मेवे भी खिलाती। कुछ ही दिनों में गायों का दूध इतना गाढ़ा और मीठा हो गया कि पूरे नगर में उसकी चर्चा होने लगी। प्रमिला ने उसी दूध से दही जमाना शुरू किया। हर शाम वह सजे हुए चौराहे पर अपनी मटकी रखकर बैठ जाती। जो भी दाम पूछता वह शांत स्वर में कहती, मेरा रुपए कटोरी। उस जमाने में मेरा रुपए सुनते ही लोग चौंक जाते। एक दिन युवराज का मित्र प्रवीण उधर से निकला। उसने भी दही का भाव पूछा। कीमत सुनकर उसे लगा कि दही में जरूर कोई खास बात होगी। उसने दही खरीदी और सीधे राजमहल पहुंचकर राजेश देव को चखा दिया। जैसे ही राजेश देव ने पहला कौर मुंह में रखा, उसकी आंखें चमक उठी। ऐसा स्वाद उसने जीवन में पहले कभी नहीं चखा था। हैरानी से उसने पूछा,
यह कहां से लाए हो? प्रवीण हंसते हुए बोला, नगर के चौराहे पर एक ग्वालिन बैठती है, उसी की दही है। राजेश देव के मन में उत्सुकता जाग उठी। जिसकी दही इतनी अनोखी है, वह स्वयं कैसी होगी? और अगले ही दिन वह खुद चौराहे पर जा पहुंचा। वहां प्रमिला अपनी मटकी के पास शांत भाव से बैठी हुई थी। जैसे ही राजेश देव सामने आया, प्रमिला ने अपनी नजरें झुका ली। राजेश देव उसे पहचान नहीं सका, लेकिन उसकी सादगी और स्वाभाविक सौंदर्य ने उसके मन को बांध लिया। इसी तरह दिन बीतने लगे। दही के बहाने राजेश देव रोज चौराहे पर आने लगा। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ा, हंसी ठहाके होने लगे और अनजाने में ही दोनों के बीच एक अलग सा रिश्ता पनप गया। एक दिन प्रमिला ने उसे अपने घर आने का न्योता दे दिया। यही वह पल था जिसका वह मन ही मन लंबे समय से इंतजार कर रही थी। कुछ महीनों बाद प्रमिला ने राजेश देव को अपने गर्भवती होने का समाचार दिया। यह सुनते ही राजेश देव घबरा गया, लेकिन प्रमिला ने शांत स्वर में कहा, अब मुझे अपने गांव लौटना होगा। बहुत दिन हो गए, घर वाले चिंता कर रहे होंगे। राजेश देव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। विदा होते समय राजेश देव ने अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतारकर उसके हाथ में रख दी और कहा, जब भी इस राज्य में आओ, पहरेदारों को यह दिखा देना, सीधे राजमहल पहुंच जाना। वो अंगूठी लेकर प्रमिला अपने गांव लौट आई। कुछ महीनों बाद उसने एक तेजस्वी, मजबूत शरीर और चमकती आंखों वाले पुत्र को जन्म दिया। उसी दिन उसने अपने पिता लाला राम को अपनी पूरी योजना बता दी। पिता सब कुछ सुनकर अवाक रह गया, लेकिन बेटी के साहस और दृढ़ निश्चय के आगे वो कुछ कह ना सका। लड़का तेजी से बड़ा होने लगा। उसकी ताकत और चतुराई पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। खेलकूद में वो अपने हम उम्र बच्चों से कहीं आगे था। एक दिन खेलते खेलते उसने गांव के एक बालक को पकड़ लिया और हंसते हुए उसकी पीठ पर चढ़ गया। आज तू मेरा घोड़ा बनेगा। जिस बालक को उसने घोड़ा बनाया था, उसे वीर ने बुरी तरह पीट दिया। रोता बिलखता वो लड़का जब अपने घर पहुंचा और सारी बात अपनी मां को बताई, तो ये सुनते ही उस औरत का खून खौल उठा। प्रमिला के घर जा पहुंची और तीखे शब्दों में बरस पड़ी, पता नहीं किस कुल का बच्चा पाला है तूने। पूरे गांव के बच्चों की नाक में दम कर रखा है इसने। जब मन करता है मारता है, जब मन करता है पीट देता है। उसकी कड़वी बातें बाहर खड़े वीर ने सुन ली। उसके भीतर जैसे आग लग गई। औरत के जाते ही वो अपनी मां के सामने आ खड़ा हुआ। आंखों में गुस्सा और आवाज में कपकपी थी। मुझे मेरे पिता का नाम बता दो, नहीं तो मैं खुद को भी खत्म कर दूंगा और तुम्हें भी। मैं तुम्हें मां मानना भूल जाऊंगा। प्रमिला की आंखें भर आई। कांपते हाथों से उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बोली, मैं तुझे सच बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। वीर चौंक गया। कौन सी शर्त मां? प्रमिला ने दृढ़ स्वर में कहा, तू अपने पिता के घमंड का मुंह काला करेगा और उसे 7 जूते मारेगा। वीर अवाक रह गया। पर क्यों मां? तब प्रमिला ने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे एक घमंडी युवराज ने उसे विवाह के बीच छोड़ दिया था, कैसे उसने ग्वालिन का वेश धारण कर उसी से फिर मुलाकात की, और कैसे बदले की इस राह को उसने चुना। मां की बातें सुनकर वीर की आंखें झुक गई। भरे गले से वो बोला, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं वादा करता हूं, तुम्हारा अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं अपने उस अहंकारी पिता को सिर्फ 7 नहीं, 14 जूते मारूंगा। वीर ने कठोर स्वर में कहा, 7 तुम्हारे नाम के और 7 मेरे। इतना कहकर वो राजधानी की ओर चल पड़ा। उधर समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका था। युवराज राजेश देव अब राजा बन चुका था। उसके पिता महाराज गोपाल देव का देहांत हो गया था और पूरे राज्य की बागडोर अब उसी के हाथों में थी। जब वीर राजधानी सोनपुर पहुंचा, तो उसे यह जानकर झटका लगा कि उसका पिता
अब इसी विशाल साम्राज्य का शासक है। पल भर के लिए उसका दिल डगमगा गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने मन को मजबूत कर लिया। चाहे वो राजा हो या साधारण इंसान, मेरा वचन नहीं बदलेगा। नगर को भली भांति देखने के बाद वो एक बूढ़ी माली औरत रंभाबाई के घर ठहर गया। पहले तो रंभाबाई ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वीर ने उसके सामने एक सोने का सिक्का रखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने खुशी खुशी उसे अपने घर में जगह दे दी। उसी रात वीर ने पूरे नगर में जगह जगह इश्तहार चिपका दिए। उन पर लिखा था, इस 1.5 चालकों की नगरी में अब 2.5 चालाक आ गया है। जो ठगता है उसे अब कोई ठग नहीं सकता। सुबह होते ही पूरा शहर इन पर्चों की चर्चा से गूंज उठा। जब ये बात राजा राजेश देव के कानों तक पहुंची तो उसका घमंड आहत हो गया। गुस्से में उसने तुरंत ऐलान करवा दिया, जो भी इस 2.5 चालाक को पकड़कर मेरे सामने लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। इनाम की घोषणा सुनते ही नगर का कोतवाल पंकज दत्त सीधे दरबार में जा पहुंचा। हाथ जोड़कर उसने कहा, महाराज, बस एक मौका दीजिए, मैं उस 2.5 चालाक को आपके चरणों में ला गिराऊंगा। राजा राजेश देव ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी। उधर वीर, जिसे पूरा नगर अब 2.5 चालाक के नाम से जानने लगा था, यह खबर पहले ही बूढ़ी माली औरत रंभाबाई से सुन चुका था कि कोतवाल उसे पकड़ने की तैयारी कर रहा है। शाम ढलते ही कोतवाल पंकज दत्त अपनी टुकड़ी के साथ नगर की गलियों में गश्त पर निकल पड़ा। उसी समय वीर ने फिर एक नया रूप रचा। इस बार वह झुर्रियों से भरे चेहरे और फटे पुराने कपड़ों वाली एक बूढ़ी अम्मा बन गया। वह नगर के मुख्य चौक में जाकर बैठ गया और चक्की से अनाज पीसने लगा। कुछ ही देर में कोतवाल उधर से गुजरा। बूढ़ी अम्मा को देखकर वह रुक गया और रब से बोला, ए बुढ़िया, इस वक्त यहां क्या कर रही है? वीर ने कांपती आवाज में जवाब दिया, हुजूर, क्या बताऊं, इस नगर में वही 2.5 चालाक आया है। उसने अपने घोड़े के लिए दाना पिसवाने का काम मुझे सौंपा है। बस उसी की प्रतीक्षा कर रही हूं। इतना सुनते ही कोतवाल की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत कहा, तू हट, यहां से कपड़े उतार और मुझे दे। वीर ने मुस्कान दबाते हुए अपने मैले फटे वस्त्र कोतवाल को थमा दिए और खुद उसके कपड़े पहनकर चुपचाप वहां से निकल गया। पूरी रात कोतवाल वही बैठा चक्की चलाता रहा। हर पल यही सोचता रहा, अभी 2.5 चालाक आएगा और मैं उसे पकड़ लूंगा। सुबह होते ही लोग चौराहे से गुजरे तो ये दृश्य देखकर ठहाके लगाने लगे। नगर का कोतवाल पंकज दत्त एक बूढ़ी अम्मा की तरह बैठा चक्की चला रहा था। किसी ने उंगली उठाई, किसी ने ताना मारा तो कोई जोर जोर से हंस पड़ा। जैसे ही कोतवाल को अपनी दुर्दशा का एहसास हुआ, उसने गुस्से में चक्की फेंक दी और सिर पकड़कर बैठ गया। अरे वही 2.5 चालाक तो मुझे ही 2.5 चाल बना गया। ये बात जब राजा राजेश देव के कानों तक पहुंची तो वो गुस्से से दांत पीसने लगा। उसका कोतवाल पूरे नगर के लिए हंसी का पात्र बन चुका था। इस घटना के बाद पूरे शहर में 2.5 चालाक का ऐसा डर बैठ गया कि कोई भी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार राजा ने एक और बड़ा ऐलान करवा दिया, जो भी इस 2.5 चालाक को पकड़कर मेरे सामने लाएगा उसे आधा राज्य इनाम में दिया जाएगा। आधे राज्य की घोषणा सुनते ही इस बार आगे आया नगर का फौजदार मिहिर सेन। उसने छाती ठोककर कहा, महाराज, अब तक उसका सामना मुझसे नहीं हुआ। कल सुबह वो आपके दरबार में होगा। राजा ने थके हुए मन से सिर हिलाया और उसे भी शुभकामनाएं दे दी। उधर वीर, जिसे अब पूरा नगर 2.5 चालाक के नाम से जानता था, फिर से बूढ़ी मालिन रंभाबाई से बातें करने लगा। माई, वह मुस्कुराकर बोला, अब की बार कौन मेरी खोज में निकला है? रंभाबाई ने इधर उधर देखकर धीमी आवाज में कहा, बेटा, इस बार फौजदार मिहिर सेन ने ठान ली है कि तुझे पकड़कर राजा के सामने पेश करेगा। वीर ने हल्की हंसी के साथ पूछा, और उसके घर में कौन कौन है? मालिन बोली, बस 3 ही लोग हैं। घर में बस 3 ही लोग हैं, रंभाबाई ने धीमे स्वर में कहा। खुद फौजदार मिहिर सेन, उसकी पत्नी और उसकी बेटी। बेटी की शादी को 12 साल बीत गए हैं,
लेकिन उसका पति उसे लेने कभी नहीं आया। बेचारी आज भी मायके में ही बैठी है। इतना सुनते ही वीर की आंखें चमक उठी। उसके मन में एक नई चाल जन्म ले चुकी थी। अगले ही दिन वह ज्योतिषी का वेश धारण कर फौजदार के मोहल्ले में घूमने लगा। हाथ में छोटी सी पोथी, गले में मनकों की माला और आवाज में रहस्य। आओ भाग्य देखो। बिछड़ा है वो लौटेगा या नहीं, जो रूठा है वो मानेगा या नहीं, इस ज्योतिषी को सब खबर है। यह कहते हुए वो 3 से 4 बार फौजदार मिहिर सेन के घर के सामने से गुजरा। आखिरकार मिहिर खुद बाहर आ गया। उसने ज्योतिषी बने वीर को आदर से भीतर बुलाया और भारी मन से अपनी पीड़ा सुना दी। बाबा, मेरी बेटी की शादी को 12 साल हो गए। मेरा दामाद उसे लेने कभी नहीं आया। यह बोझ मेरी छाती पर पत्थर बनकर बैठ गया है। वीर ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोला, आपका भाग्य अब करवट लेने वाला है। आपका दामाद अब बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका है और आज ही रात वह आपके द्वार पर आने वाला है। मिहिर सेन की आंखें चमक उठी। सच में बाबा? आज ही, वीर ने रहस्यमय अंदाज में सिर हिलाया। हाँ, आज ही, बस घर के हर कोने पर नजर रखना। फौजदार ने प्रसन्न होकर उसे इनाम दिया और पूरे सम्मान के साथ विदा कर दिया। उस रात मिहिर सेन की आंखों में नींद कहां थी। वह पूरे परिवार के साथ दरवाजे के पास बैठा, कानों को हर आहट पर लगाए रहा। जैसे जैसे अंधेरा गहराया, वीर ने व्यापारी का वेश धारण कर लिया। सिर पर साफा, कंधे पर थैला और आवाज में अपनापन भरकर वह फौजदार के घर के बाहर घूमते हुए बोलने लगा, कहीं यही मेरी शादी हुई थी। बरसों हो गए, आज रास्ता भटक गया। यह सुनते ही मिहिर सेन तुरंत बाहर आया। उसने व्यापारी को ध्यान से देखा, फिर भावुक स्वर में बोला, अरे, इतने सालों के बाद कैसे याद रहेगा? आइए, अंदर आइए जमाई जी। वह उसे आदर के साथ घर के भीतर ले गया। अच्छे भोजन का प्रबंध कराया और ऊपर चौबारे में आरामदायक बिस्तर भी लगवाया। मेहमान की सेवा करके मिहिर सेन खुद 2.5 चालाक की तलाश में नगर की गलियों में निकल पड़ा। आधी रात के सन्नाटे में वीर चुपचाप नीचे उतरा। फौजदार की बेटी गहरी नींद में सो रही थी। वीर ने धीरे से उसे जगाया और हाथ में चाकू दिखाकर फुसफुसाया, एक आवाज भी निकाली तो जान चली जाएगी। डर से कांपती लड़की ने अपने सारे गहने उतार दिए। वीर ने उसे खाट से बांध दिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। जाते जाते वो धीमे स्वर में बोला, अपने पिता से कहना, जिसे तू बाहर ढूंढता फिर रहा था, वही तेरा जमाई बनकर तेरे घर आया था। घर में रखा सारा धन समेटकर वो अंधेरे में गायब हो चुका था। सुबह होते ही पूरे घर में हड़कंप मच गया। फौजदार की बेटी बांधी हुई मिली और घर का सारा सामान अस्त व्यस्त था। महावीर सेन सिर पीटकर जमीन पर बैठ गया। हाय राम, मैं खुद ही 2.5 चालाक का शिकार बन गया। जब यह खबर राजा राजेश देव तक पहुंची तो उसका धैर्य पूरी तरह टूट चुका था। गुस्से में वो गरज उठा, कोई किसी काम का नहीं है, अब मैं खुद उस 2.5 चालाक को पकड़ूंगा। उधर वीर ने लूटा हुआ सारा धन बूढ़ी मालिन रंभाबाई को सौंप दिया और मुस्कुराकर बोला, माई, अब बताओ, इस बार मेरी खोज में कौन निकला है? रंभाबाई ने आंखें फैलाकर कहा, बेटा, अब तो खुद महाराज राजेश देव ही निकल पड़े हैं। ये सुनते ही वीर के चेहरे पर एक ठंडी वरुण भरी हंसी फैल गई। तो आखिरकार वही दिन आ गया जिसका मुझे शुरू से इंतजार था। रात गहरी हो चुकी थी। राजा राजेश देव ने नगर के चारों दरवाजे बंद करवा दिए। आखिरी फाटक पर उसने स्वयं पहरा संभाला और पास ही अपराधियों को जकड़ने वाला लकड़ी का काट रखवा दिया। उधर वीर ने अपनी आखिरी चाल चली। इस बार वो एक अत्यंत सुंदर युवती का रूप धारण कर अंधेरे में आगे बढ़ा। सिर पर घूंघट, हाथों में फूलों और दीपक से सजी पूजा की थाली और चाल में लज्जा का भाव। जब वो राजा के पास से गुजरी तो राजेश देव की नजर उस पर टिक गई। उसने आवाज दी, रुको,
इतनी रात को तुम कौन हो और कहां जा रही हो? युवती ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं फौजदार की बेटी हूं महाराज। राजा ने हैरानी से पूछा, इस समय बाहर क्यों? युवती ने धीमे और दुखी स्वर में कहा, महाराज, कल रात वही कुख्यात ढाई चालाक हमारे घर आया था। लूटपाट के साथ उसने मेरा सम्मान भी छीन लिया। अब मैं पास के भैरव मंदिर में अपने आप को फिर से पवित्र करने जा रही हूं। इतना सुनते ही राजा का मन पसीज गया। तो आखिरकार वही दिन आ गया जिसका मुझे शुरू से इंतजार था। रात गहरी हो चुकी थी। राजा राजेश देव ने नगर के चारों दरवाजे बंद करवा दिए। आखिरी फाटक पर उसने स्वयं पहरा संभाला और पास ही अपराधियों को जकड़ने वाला लकड़ी का काट रखवा दिया। उधर वीर ने अपनी आखिरी चाल चली। इस बार वो एक अत्यंत सुंदर युवती का रूप धारण कर अंधेरे में आगे बढ़ा। सिर पर घूंघट, हाथों में फूलों और दीपक से सजी पूजा की थाली और चाल में लज्जा का भाव। जब वो राजा के पास से गुजरी तो राजेश देव की नजर उस पर टिक गई। उसने आवाज दी, रुको, इतनी रात को तुम कौन हो और कहां जा रही हो? युवती ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं फौजदार की बेटी हूं महाराज। राजा ने हैरानी से पूछा, इस समय बाहर क्यों? युवती ने धीमे और दुखी स्वर में कहा, महाराज, कल रात वही कुख्यात ढाई चालाक हमारे घर आया था। लूटपाट के साथ उसने मेरा सम्मान भी छीन लिया। अब मैं पास के भैरव मंदिर में अपने आप को फिर से पवित्र करने जा रही हूं। इतना सुनते ही राजा का मन पसीज गया। राजा राजेश देव ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद वही युवती फिर लौट आई। उसने पास रखे लकड़ी के काट की ओर इशारा करते हुए मासूमियत से पूछा, महाराज, यह क्या है? राजा ने गर्व से उत्तर दिया, यह अपराधियों को पकड़ने का यंत्र है। आज इसी में उस ढाई चालाक को कसूंगा। युवती ने उत्सुकता जताई, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। क्या आप मुझे दिखाएंगे कि इसमें अपराधी को कैसे बांधा जाता है? राजा हंस पड़ा, तुम्हें इसमें कैसे डालूं? तुम्हारे नाजुक हाथ पांव हैं, छिल जाएंगे। चलो मैं खुद ही दिखा देता हूं। इतना कहकर उसने अपने हाथ और पैर काट के छेदों में डाल दिए। यही वह क्षण था जिसका वीर बरसों से इंतजार कर रहा था। पल भर में उसने काठ बंद किया और जोर से ताला जड़ दिया। राजा घबरा गया, अरे यह क्या कर रही हो? मुझे बाहर निकालो। युवती ने धीरे से घूंघट उठाया, मैं तेरी बेटी नहीं हूं महाराज। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं वही हूं जिसे तू ढाई चालाक कहता फिरता है। राजा की आंखें फैल गई। वीर ने अपनी जेब से कालिख निकाली और राजा के चेहरे पर मल दी। फिर उसने एक एक करके 7 जूते मारे। ये मेरी मां प्रमिला के नाम के हैं। उसके बाद उसने फिर से 7 जूते लगाए और ये मेरे नाम के। बदला पूरा कर वीर अंधेरे में गायब हो गया। सुबह हुई तो पूरे नगर में हड़कंप मच चुका था। लोग राजा को काट से बाहर निकाल लाए। उसकी हालत देखकर सब दंग रह गए। लेकिन राजा राजेश देव के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था। राजा राजेश देव के मन में वही प्रश्न बार बार गूंजता रहा, उस लड़के ने क्यों कहा 7 मेरी मां के नाम और 7 मेरे नाम के? अगले ही दिन राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, ढाई चालाक के सभी अपराध क्षमा किए जाते हैं। वो तुरंत दरबार में उपस्थित हो। मैं उसे इनाम देना चाहता हूं। कुछ ही समय बाद वीर दरबार में पहुंचा। राजा की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो अबाक रह गया। कुछ पल तक वो बस उसे देखता ही रहा। फिर धीमे स्वर में बोला, तू कौन है जो मेरे दिल पर इतना भारी पड़ गया? वीर ने शांत स्वर में अपनी मां प्रमिला की पूरी कहानी सुना दी, खेतों से लेकर मंडप तक, ग्वालिन के वेश से लेकर उस अंगूठी तक और अपने जन्म तक का हर सच। अंत में उसने राजा के सामने वही सोने की अंगूठी रख दी जो राजा ने कभी उसकी मां को दी थी। राजेश देव की आंखें भर आईं। वो अंगूठी वो पहचान चुका था। राजा ने तुरंत प्रमिला को सम्मान के साथ राजमहल बुलवाया। उसके सामने सिर झुकाकर बोला, मैंने घमंड में जो किया ये उसी का फल है।
मुझे क्षमा कर दो। फिर उसने पूरे दरबार के सामने घोषणा की, वीर मेरा पुत्र है, आज से वही इस राज्य का युवराज होगा और प्रमिला मेरी महारानी। ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा राजमहल गूंज उठा। इस तरह एक साधारण ग्रामीण बेटी ने अपने साहस, धैर्य और बुद्धि से एक राजा का घमंड तोड़ा, अपना वचन पूरा किया और उसका बेटा 2.5 चालाक वीर उस राज्य का युवराज बन गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी। ओम।